नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल वीवीपी स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम प्रस्तावना के विषय में बात करने वाले हैं। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। तो उद्देशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जो संविधान सभा थी उस समय उसमें प्रियम्बल को यानी उद्देशिका को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में वहाँ प्रस्तुत किया था। इस कारण से इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे जो तत्व हैं, छोटे छोटे तत्व हैं, जो परिभाषा है या पारिभाषिक शब्द हैं, उनको लिया गया है। तो कई बार हमें उन शब्दों के समझने में थोड़ी चुनौती आती है, तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या है हमारे संविधान की प्रस्तावना? प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये पूरी उद्देशिका है हमारी। अब इस उद्देशिका में बहुत सारे तत्व शामिल किए गए हैं। कौन कौन से तत्व इसमें शामिल है, इनका हम एक एक कर देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा। इसमें मुख्यतः जैसे कौन कौन से तत्व शामिल किए गए, तो ये है प्रस्तावना। ये प्रस्तावना, इसमें 4 चीजें शामिल की गई है। 4 चीजें कौन कौन सी? इसके आदर्श, इसके उद्देश्य, इसमें इसके स्रोत और इसकी तिथि। ये 4 चीजें इसमें मुख्य रूप से शामिल की गई है। बाकी तो ये दर्शन है, ये भारतीय संविधान की आत्मा है। इसको भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? जैसे कोई बुक होती है, तो बुक में हम देखते हैं कि जो शुरुआत का जो इंडेक्स है उसके बगल में उसकी प्रस्तावना निहित होती है, प्रस्तावना लिखित होती है। उसी प्रकार भारतीय संविधान में ये प्रस्तावना लिखी है। यानी कि इसके बारे में आपको एक और प्रश्न बता देता हूँ कि जो संविधान सभा में जो अलग अलग व्यक्ति थे, उन जो संविधान विशेषज्ञ थे, उन लोगों में एन ए पालकी वाला, इनने इनको क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र। एक है हमारे के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, के एम मुंशी, इनने क्या कहा है? इन्होंने तो जन्म कुंडली कह दिया है इसको, जन्म कुंडली। एक और व्यक्ति है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दक्षिण भारत से थे। उनने प्रियम्बल को हमारे दीर्घ सपनों का विचार कहा है, यानी दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। यानी कि इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि ये दीर्घकालिक सपनों का, क्योंकि कई बार वनडे एग्जाम्स जो होती है, यानी कि जो एक दिन की प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उनमें इन सबको पूछा जाता है कि किसने क्या कहा है, इस तरह से। फिर वापस बहरहाल हम इन्हीं चीज़ों पर बात करते हैं। आदर्श क्या है? प्रस्तावना में कौन कौन से आदर्श निहित है? आदर्श निहित है संपूर्ण प्रभुत्व,
प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत के आंतरिक मामलों में, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ बनाने में, और विदेशी मामलों में, यानी कि विदेशों से संबंध बनाने में, यानी कि कई देश के हमारे कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध होते हैं, तो उनके मामले में हम संप्रभु हैं। भारत संप्रभु राज्य है। इस तरह से इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारे देश के मामले में कोई अन्य देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवादी का क्या अर्थ है? समाजवादी मतलब जो भारत में का जो दर्शन है, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था है मिश्रित समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद में मतलब यह है कि जो भारत के जो संसाधन है, यानी कि जैसे कि खनिज संसाधन हुए या फिर अन्य संसाधन हुए, उन संसाधनों पर सभी का समान नियंत्रण, यानी कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। यानी कि जो धन है, सरकार का जो धन है, वो ऐसे वितरित करे कि न्याय सुनिश्चित होकर समाज में बराबर बराबर बटे, किसी भी ऐसे एक व्यक्ति को अधिक संपन्न ना बनाए। इस तरह से समाजवादी मॉडल होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ है भारत का संविधान या भारत जो है किसी भी पंथ यानी कि धर्म, पहले इसका शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें तीन शब्द जो है तीन शब्दों में बदलाव किया गया। एक तो ये जो समाजवाद है, दूसरा ये पंथ निरपेक्ष, और तीसरा एकता। एकता के स्थान पर एकता और अखंडता जोड़ दिया गया। एकता। अब बात कई बार बहुत अधिक एग्जाम मतलब सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो कौन कौन से तीन नए शब्द जोड़े गए। तो एक जोड़ा गया समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष, और एकता और अखंडता। अब पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? पहले था धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्म से स्वतंत्र जो भारत है, सरकार है या फिर भारत जो है उसका कोई धर्म नहीं है, मतलब ये हर धर्म को समान रूप से बढ़ावा देता है। राज्य का कोई धर्म नहीं है लेकिन सभी धर्मों के प्रति समान भाव। जैसे कि हज है तो हज के लिए सब्सिडी देता है, तो वही कुंभ में प्रबंधन करता है। इसका मतलब ये लोक व्यवस्था बनाने के लिए करता है, ना कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए। इसका मतलब है लोक व्यवस्था बनी रहे। ये इसका पंथ निरपेक्ष स्वरूप है कि किसी एक पंथ को बढ़ावा ना देकर सभी पंथ का, सभी धर्मों का समान सद्भाव करे, समान सम्मान करे। ये है हमारे जो भारत का पंथ निरपेक्ष संविधान का स्वरूप। ये हो गया। गणतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ गणतांत्रिक का व्यवस्था का क्या मतलब है? गणतंत्र एक, इससे पहले एक शब्द था राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? जो सर्वोच्च होता है, किसी भी राज्य या देश का जो सर्वोच्च होता है वो वंशानुगत होता है या राजतंत्र होता है वहाँ पे। लेकिन जब गणतंत्र होता है, लोकतंत्र, यहाँ लोगों का तंत्र होता है। यानी कि यहाँ जो राज्य का जो प्रमुख है वो लोगों के बीच से लोगों का प्रतिनिधि होगा, और यहाँ पे जो संप्रभुता है जनता में निहित होगी, गणों का तंत्र होगा। ये है गणतंत्र का मतलब। लोकतंत्र, लोक और तंत्र, लोगों से मिलकर बनने वाला तंत्र। तो ये हो गया गणतंत्र और लोकतंत्र का। अब भारत का जो संविधान है, मैंने देखा था, अब ये आदर्श इसके देख लिए हमने। अब आता है उद्देश्य। संविधान का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है एक तो न्याय दिलवाना। न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब है
कि जो समाज है उसमें हर व्यक्ति को बराबर आर्थिक संसाधन प्राप्त हो। उसके बाद में राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को राजनीति में या फिर प्रतिनिधि बनने का मौका मिले। जैसे पंचायती राज व्यवस्था बहुत बढ़िया उदाहरण है इसका, सामाजिक न्याय का, राजनीतिक सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय का अर्थ ये है कि जो सरकार है जो स्कीम्स बनाती है वो सामाजिक न्याय के तहत ही बनाती है, ताकि हर व्यक्ति तक जो न्याय प्राप्त हो सके। तो ये हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि जो देश है उसमें हर नागरिक को 5 तरह की स्वतंत्रता रहेगी। कौन कौन सी? एक तो है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। और उपासना यानी कि पूजा पाठ, उपासना, पूजा या प्रार्थना करने की। अब ये स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्राप्त है भारत में। सोचिए जरा कितनी अच्छी बात है। लेकिन इसमें युक्त निर्बंधन भी है। आपकी अभिव्यक्ति क्या, आप अभिव्यक्ति कब कर सकते हैं? आप अभिव्यक्ति तब कर सकते हैं जब जो भारत की एकता अखंडता है उसको अगर आँच नहीं आए तो आप खुल के अपना विचार रखिए, आप पुस्तक लिखिए, आप फिल्म बनाइए, आप कोई भी ऐसा, आप अखबारों में लिखिए, तो हर काम कीजिए, लेकिन अभिव्यक्ति के जो कुछ युक्त निर्बंधन है उनके दायरे में रहकर कीजिए। विचार व्यक्त कीजिए, अपना विश्वास कीजिए, किसी भी धर्म में विश्वास कीजिए, किसी भी पंथ में विश्वास कीजिए, यहाँ तक कि विश्वास मत भी कीजिए, ना भी कीजिए तब भी चलेगा। धर्म और उपासना का तो हो ही गया। अब तीसरा आता है समता। समता का मतलब है आपको आपकी जो प्रतिष्ठा है उसके बराबर स्टेटस यानी कि जो परिस्थिति है या प्रतिष्ठा है, स्टेटस है, आपको बराबर स्टेटस मिलेगा। अगर आप टीचर है और कोई अन्य व्यक्ति टीचर है तो आपको बराबर प्रतिष्ठा मिलेगी, यानी कि आपको उभरने का पर्याप्त मौका मिलेगा। और एक अवसर में समानता, यानी कि अवसर है तो एक ही व्यक्ति को या फिर एक ही धर्म के, एक ही वर्ग के लोगों को नहीं, सभी धर्मों को बराबर अवसर मिलेंगे। लेकिन जैसे कि सकारात्मक कार्रवाई भी की जाती है। सकारात्मक कार्रवाई यानी कि आरक्षण की नीति, इसके माध्यम से गवर्नमेंट जो वंचित वर्ग है उनको न्याय दिलाने के लिए आरक्षण की नीति अपनाती है। समता ताकि स्थापित हो सके, अनुपातिक समानता स्थापित हो सके। तो ये हो गया इस तरह से। अब इन सबको प्राप्त करने के लिए अब आता है हमारा, ये तो हमने देख लिया आदर्श क्या है, उद्देश्य क्या है, स्रोत क्या है। स्रोत क्या है? स्रोत यानी कि इसके स्रोत है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे पूछा जाता है कि भारत के जो संविधान है उसके शक्ति का स्रोत क्या है, तो उसके शक्ति के स्रोत है भारत के लोग, हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके शक्ति के स्रोत हैं। अब इस तरह से ये है। अब इसमें ये सब तो हम समझ ही सकते हैं। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में। अब यहाँ पे देखिए आप, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि नागरिकों से मिलकर ये तंत्र बना है, लोगों से मिलकर लोकतंत्र बना है। तो इसमें लोग यानी कि व्यक्ति, लोग की व्यक्ति यानी कि व्यक्ति की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपना गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है यहाँ पे, जो कि हमें मूल अधिकारों में प्राप्त होता है। राष्ट्र की एकता अखंडता को तो है ही। बंधुता का मतलब है कि भाईचारा, बंधुत्व की भावना, ब्रदरहुड, इसको भी बढ़ाने का
इन सब के माध्यम से बंधुता अपने आप आ जाएगी। सामाजिक न्याय से, स्वतंत्रता से और समता से बंधुता बढ़ जाएगी। इसमें ये है एतत् द्वारा। एतत् का मतलब क्या होता है? एतत् का अर्थ है एतत् का मतलब है कि इससे, यानी कि भारत से संबंध रखने वाला। सर्व, एतत् का मतलब होता है सर्व कौन? जो भारत से संबंध रखते हैं वो एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, यानी कि पूरी संविधान सभा ने इस बात को दोहराया था कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत यानी कि अंगों पर धारण करना, और आत्मा को अर्पित करना, और खुद पर ही लागू करना। तो ये से संविधान के बेसिक जो शब्दावलियाँ है प्रस्तावना में, उनका मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। लेकिन क्या है कि मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी और शॉर्ट में बताना चाहा, इस कारण से, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता, तो ये संक्षिप्त में बताना चाहा। आपको कैसा लगा है ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं और अच्छे से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। धन्यवाद।